तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेलवे इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर अबाउट रेल्स। रेल बेसिकली जो स्टील कंपोनेंट्स होते हैं एक रेलवे ट्रैक में, जो लोहे के रेल्स बनी होती है उनको ही रेल्स बोला जाता है। तो इन दिस चैप्टर वी विल सी इंट्रोडक्शन टू द रेल्स, देन द टाइप्स ऑफ रेल एंड रिगार्डिंग दैट कॉमन पॉइंट्स, परमानेंट वे किसको बोलते हैं, देन डिफेक्ट्स ऑन द रेल्स कौन कौन से हैं, फेलियर ऑफ रेल्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स दैट आर एक्चुअली डन ऑन द रेल्स। उसके बाद प्रॉब्लम्स और कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे इस पूरे यूनिट में। तो आ जाओ अब शुरू करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर में जो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज़ रेल्स। तो हम लोग रेल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले। तो आई शो यू वन इमेज। बेसिकली ये देखो एक इमेज है, ये एक रेलवे ट्रैक है। इस पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक को हम लोग बोलते हैं पी वे, परमानेंट वे। तो कोई भी रेलवे ट्रैक रहता है उसको जनरली हम लोग परमानेंट वे बोलते हैं, बिकॉज ये परमानेंट वे इनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो दे आर परमानेंट वे, कोई भी ट्रैक रहेगा उसको परमानेंट वे बोलते हैं जनरली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये होते हैं रेल्स, ये हो गए आपके रेल्स, ये हो गए आपके जो स्पाइक्स हो गए इलास्टिक स्पाइक्स, ये आपके हो गए स्लीपर्स, ये बलास्ट इनको बोलते हैं हम लोग, दीज आर कॉल्ड एज बलास्ट। ये स्पाइक्स होते हैं जनरली, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं रेल्स जो टॉप में लगे हैं। तो जनरली ये एक लेआउट है पूरा का पूरा जो कि एक परमानेंट वे का होता है ना। अब आपने देख लिया तो अब मैं वापस आता हूँ अपने चैप्टर पे। तो देखो रेलवे इंजीनियरिंग में जो है बेसिकली अपने को क्या समझना है कि सपोज़ ये एक रेल थी पिछली इमेज वाली, नो दिस इज़ वन रेल एंड दिस इज़ योर स्लीपर। थोड़ा इमेज एक्चुअली गलत बनाया बेसिकली, थोड़ा मैं अभी इसमें नया नया प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो दीज आर रेल्स, ये स्लीपर है आपका, और इस स्लीपर के नीचे हम लोग यहाँ पे ऐसा ये बलास्ट होता है पूरा। तो और बलास्ट के साथ में यहाँ पे ये पूरा बलास्ट है, ठीक है। और बलास्ट के नीचे रहेगा आपका फॉर्मेशन ना, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन लेवल। दिस इज़ योर बलास्ट। बलास्ट बेसिकली क्या होते हैं, वो जो पत्थर होते हैं थोड़े बड़े बड़े उनको हम लोग बलास्ट बोलते हैं, जो कि स्लीपर्स के नीचे लगाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड स्लीपर्स, इनको स्लीपर्स बोलते हैं जनरली, या तो कंक्रीट के या तो वुड के आपने रेलवे ट्रैक पे देखे होंगे। इनको स्लीपर्स को जनरली जोड़ा जाता है विद द रेलवे, विद द रेल्स। ये रेल्स हो गए, रेल्स के साथ में जोड़ा जाता है, यहाँ पे एक कनेक्शन दिया जाता है। हम जॉइंट्स जितने भी रहेंगे सब देखेंगे कैसे कैसे, जितने भी बाकी पार्ट्स हैं उनके बारे में भी हम लोग चैप्टर्स करेंगे। तो बेसिकली ऐसे इनको जोड़ा जाता है, यहाँ पे और यहाँ पे दो कनेक्शन रहेंगे। आजकल इलास्टिक चलने लगे हैं तो इलास्टिक लगते हैं इसमें जितने भी फास्टनर्स हैं। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी एक व्हील होता है, सपोज व्हील हल्का सा ना ऐसा रहता है, व्हील इज़ नॉट एक्चुअली परफेक्टली सर्कल और सर्कुलर डिस्क नहीं होता है, वो बेसिकली हल्का सा ऐसा इंक्लाइन रहता है रेलवे का। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसके एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसको क्यों इंक्लाइन रखा जाता है ना। ये व्हील एक्चुअली अपना लोड ट्रांसफ़र करता है रेल्स पे, दिस रेल्स एक्चुअली अपना लोड ट्रांसफ़र करते हैं स्लीपर्स पे। तो लोड ट्रांसफ़र कैसे होता है, व्हील व्हील ने अपना लोड ट्रांसफ़र किया रेल्स पे, रेल्स ने अपना लोड ट्रांसफ़र किया स्लीपर पे, तो स्लीपर्स अपना लोड ट्रांसफ़र करते हैं फिर अगेन ऑन बलास्ट, ठीक है। बलास्ट क्या है, एक इलास्टिक कुशन जैसा बिहेव करता है। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन में कि एक आपको ना बलास्ट पे जितना चलेगा तो वो एक कुशन की तरह बिहेव करता है। बलास्ट अपना लोड ट्रांसफ़र करता है किस पे, फॉर्मेशन पे। फॉर्मेशन मतलब कि जो भी कॉम्पैक्टेड अर्थ है वहाँ पे एक फाउंडेशन टाइप जो बनाते हैं हम लोग इसके लिए, बेसिकली उसको हम लोग फॉर्मेशन बोलते हैं। तो जो फॉर्मेशन रहेगा उस पर बलास्ट अपना लोड ट्रांसफ़र करता है। तो बेसिकली ये सब जो हैं जनरल कंपोनेंट्स हैं रेलवे इंजीनियरिंग के जो आपने देख लिए। अब हम लोग ज़्यादा देखो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे नहीं, ऐसा जाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा रहे। तो देखो आपने मेन कंपोनेंट्स देख लिए एक रेलवे ट्रैक के, कि एक रेलवे ट्रैक में होता क्या क्या है। एक रेलवे ट्रैक में रेल्स होते हैं एंड स्लीपर्स, देन स्लीपर्स और वो बलास्ट रहेगा, फॉर्मेशन रहेगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि बाकी चीज़ों पे। तो कुछ चीज़ें और जान लो कि देखो क्या होता है कि जैसे एक ट्रैक में दो रेल्स हैं, एक रेल इस तरफ एक रेल इस तरफ। इन रेल्स का जो इनर साइड होता है यानी इनर फेस, इस इनर फेस के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं गॉज, ठीक है। दोनों रेल्स के इनर फेस के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं गॉज। रिमेंबर दिस, इनर फेस, नॉट सी टू सी, आउटर फेस भी नहीं, इनर फेस जो है उसके डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं गॉज, ठीक है। ये एक अलग से इन्फॉर्मेशन याद रखो।
अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म, एज आई हैव एक्चुअली ऑलरेडी टोल्ड यू कि लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म होता क्या है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं रेल्स का कुछ कॉमन पॉइंट्स आप देख लो जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला कि इंडिया में रेल्स का मैन्युफैक्चरिंग बाय ओपन हर्थ प्रोसेस किया जाता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं डुप्लेक्स प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, डुप्लेक्स प्रोसेस और ओपन हर्थ प्रोसेस भी बोलते हैं। देन द मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो रहेगी रेल की वो 72 kg पर मीटर स्क्वायर रहती है। इन इंडिया रेल्स आर टेस्टेड बाय फॉलोइंग वेट टेस्ट और टप टेस्ट, ये भी याद रखना। देन रेल्स आर मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील टू रेजिस्ट वियर एंड टियर। ठीक है, तो जनरली रेल्स जो होती हैं वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती हैं। ऑन पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग मीडियम कार्बन एंड हाई मैंगनीज स्टील इज़ यूज्ड, ये आप याद रखना। ठीक है, बाकी मैं आपको ये जो जितना भी ये वाला पॉइंट है ये फर्दर एक्सप्लेन करूँगा जब हम लोग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स पढ़ रहे होंगे तब, कि भाई पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स क्यों हैं और वहाँ पे एक्चुअली कार्बन और हाई मैंगनीज स्टील का यूज़ क्यों किया जाता है। नाउ अब जो हमारा सेकंड यानी कि फर्स्ट पॉइंट इज़ कंप्लीट, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया रेल्स का। अब द सेकंड पॉइंट है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ द रेल्स, और यहाँ पे भी कुछ कॉमन पॉइंट्स रहेंगे। ये कॉमन पॉइंट्स मैं आपको जो दे रहा हूँ ये बेसिकली क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं भाई, तो आप इनको याद कर लो तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा बट कुछ कुछ चीज़ें तो रट्टा मारनी पड़ेंगी आपको। तो देखो अब जैसे रेल्स हैं बेसिकली, तो रेल्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ कि पहले डबल हेड यूज़ की गई, फिर बुल हेड यूज़ की गई। नाउ आजकल जो चल रही हैं वो फ्लैट फुट और रेल्स और विग्नोल रेल चल रही हैं बेसिकली, जो अभी हम लोग प्रैक्टिस में कॉमन यूज़ कर रहे हैं। तो देखो डबल हेड में क्या होता था कि रेल्स के डबल हेड में हम लोग बेसिकली क्या होता था कि एक यहाँ पे एक हेड, ये देखो कोई भी रेल अगर रहेगी, मैं पहले आपको एग्जांपल एक समझा देता हूँ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो ये है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैट फुट रेल और विग्नोल्स रेल भी बोला जाता है इसको, दैट इज़ विग्नोल्स रेल भी बोला जाता है बिकॉज उन्होंने एक्चुअली इसकी डिस्कवरी की थी। सॉरी, तो इसको इन्वेंट किया था। तो बेसिकली क्या था कि ये जो पार्ट है टॉप का, इस टॉप के पार्ट को हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ अ रेल। ठीक है, दिस टॉप के पार्ट के बाद जो होता है बीच में, इट इज़ द वेब बेसिकली, इसको हम लोग बोलते हैं वेब, और ये हमारा होता है फुट। तो ये हो गया फुट। तो एक रेल के ये तीन कंपोनेंट्स रहते हैं, हेड रहता है, देन इट इज़ अ वेब, देन दिस इज़ द फुट। तो आप इतना याद रखो। अब देखो क्या बोल रहा है सबसे पहले आपसे कि डबल हेड, डबल हेड मतलब एक हेड रहेगा, बीच में वेब रहेगा, एंड देन अगेन अ हेड वुड बी देयर एट द बॉटम। तो ये इस टाइप की एक्चुअली टेक्निक थी। इसके बाद हम देखते हैं बुल हेड। बुल हेड में क्या कह रहा है ये, बेसिकली बुल हेड मतलब कि एक हेड आपका बड़ा रहेगा, देन देयर वुड बी अ वेब, एंड उसके बाद एक नीचे छोटा सा हेड रहेगा। तो ये हो गया। और इसके बाद आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में क्या है, आपका एक हेड रहेगा, वेब रहेगा, देन इसका फुट जो है वो फ्लैट रहेगा। तो इतना ही जानो, कुछ खास जानने की एक्चुअली ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी बता देता हूँ कुछ कुछ पॉइंट्स। देखो सबसे पहला जो पॉइंट था कि फ्लैट फुट रेल्स का भी इस्तेमाल क्यों किया जाता है और वो प्रैक्टिस में बेसिकली क्यों है ज़्यादा, उसका रीज़न ये है कि भाई इनकी लेइंग बहुत डिफ़िकल्ट थी, फ्लैट फुट सॉरी डबल बुड और डबल हेड और इसकी बुल हेड की। बिकॉज चांसेस ये हैं कि ये यहाँ से भी कई बार ट्रेन चल रही है सपोज़ बहुत स्पीड से, तो बहुत टाइप के डायनामिक लोड्स होते हैं जो कि एक्चुअली एक रेल को बियर करने पड़ते हैं। इन डायनामिक लोड्स में क्या होता है कि जनरली या तो ऐसे ऐसे मोशंस भी होंगे, वर्टिकल टॉप मोशंस भी होंगे, तो इनमें ये ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाता था। उसके अलावा क्या है कि इनको लेइंग में भी, आप जब लेइंग करोगे इन ट्रैक्स पे, तो इनको लेइंग भी करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज द काइंड ऑफ द स्पाइक्स आपको जो यूज़ करने पड़ेंगे भाई इसको स्लीपर पे लगाने के लिए, वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो लेइंग इज़ डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहला पॉइंट दैट इज़ लेइंग, तो ये यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड विग्नोल्स रेल में ये लेइंग आपकी ईजी पड़ जाती है। ठीक है, नाउ द सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे इनिशियल कॉस्ट, कि इनिशियल कॉस्ट कैसी है। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट अगर आप देखोगे तो दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, ये सस्ती है। ये कंसेप्ट देखो बेसिकली क्या था ना, ये क्यों यूज़ किया गया था कि भाई जब हमारा ट्रेन चलेगी तो वियर एंड टियर से टॉप वाला पार्ट तो थोड़ा थोड़ा जल जाता है, ख़त्म हो जाता है, थोड़ा सा कोरोड भी हो जाता है, मतलब उड़ जाता है ये वाला पार्ट। तो ये रेल बचेगी इतनी सी ऐसे ही, और ये वेब हो जाएगा, और ये बॉटम का हेड है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बॉटम के हेड को फिर से पलट के लगा देंगे और ये ऐसा कुछ बन जाएगा नया, मतलब बॉटम में कुछ सपोर्ट लगा के। तो ये हम लोग इसको रीयूज़ कर सकते हैं, बेसिकली आइडिया ये था। बट ये
उल्टा ही पड़ गया एक्चुअली, तो वो किसी काम का रहा नहीं। तो अब हम लोग फ्लैट फुट की बात करें तो देखो, इट ऑफर्स मोर स्टिफनेस। अगर आपको कभी लिखना पड़ गया तो थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए भाई, ज़्यादा स्टिफनेस देता है। लेइंग इज़ ईजी, कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट सस्ता है इसका एज़ कंपेरिजन टू देम। ठीक है, इतना ही बस याद रखो आप, और किसी काम की चीज़ है नहीं, ठीक है, जो आपको ज़्यादा काम आएगी। देखो अब क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे और क्या ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बस इतना याद रखो कि इसको हेड बोलते हैं, इसको वेब बोलते हैं, इसको फुट बोलते हैं बेसिकली इन रेल्स में। देखो अभी कुछ कुछ चीज़ें याद रखो। मोस्ट कॉमन यूज़, सबसे कॉमनली फ्लैट फुट का यूज़ किया जा रहा है। इनको विग्नोल सेल भी बोलते हैं, मैंने तुमको बता दिया बेसिकली। 52 केजी, देखो दो सेगमेंट्स में विग्नोल सेल बनते हैं। एक बनता है 52 केजी पर मीटर और एक बनता है 60 केजी पर मीटर। यानी कि 1 मीटर ऑफ विग्नोल रेल का जो वज़न है, या तो वो 52 केजी रहेगा या तो फिर वो 60 केजी रहेगा। ठीक है, तो 52 केजी का यूज़ हम लोग वहीं करते हैं जहाँ पे अपनी स्पीड थोड़ी सी कम है बेसिकली। 130 किलोमीटर से कम रहती है जहाँ पे स्पीड ट्रैक्स की, तो वहाँ पे हम लोग 52 केजी का यूज़ करते हैं। जहाँ पे हमारी स्पीड 130 किलोमीटर से ज़्यादा रहेगी वहाँ पे हम लोग हैवियर यूज़ करते हैं। ये तो कॉमन सी बात है, आप याद रखेंगे। बस बेसिकली ये याद रखिएगा, दो टाइप के होते हैं, 52 केजी और 60 केजी। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि मोर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस एज़ कम्पेयर टू डबल हेड एंड बुल हेड। तो ये पॉइंट आप याद रखना, कई बार लिखने को भी आता है। लेइंग एंड रिलेइंग इज़ ईजियर देन बुल हेड एंड डबल हेड, क्योंकि इसमें क्या है, एक स्टेबल बेस है। आप उस स्टेबल बेस के एक्चुअली उसके सहारे ना आप इसको आराम से बिठा सकते हो, और बिठाने के बाद आप अपने फास्टनर्स लगा दो और ये अपने आप जुड़ जाएगा स्लीपर्स में। नाउ इनिशियल कॉस्ट इज़ लेस ड्यू टू सेविंग ऑन फास्टनर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ ऑल्सो वेरी लेस। देखो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई थी, थोड़ी सी ही बताई थी, ज़्यादा नहीं बताई थी। तो बेसिकली क्या बताया था कि डबल हुड, जो डबल हेड रहेगा, जो डबल हेड रहेगा, और इनको एक्चुअली ग्रिप करना बड़ा मुश्किल था एक्चुअली विद द स्लीपर्स। तो क्या है कि फास्टनर्स की कॉस्ट जो रहेगी ज़्यादा रहेगी एज़ कंपेरिजन टू दिस, बिकॉज इनको थोड़ा मतलब फिर भी बिठाना ईजी है, इनका एक बेस है, इनको हम लोग इलास्टिक स्पाइक लगा के ऐसे आराम से बिठा सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ, वाइडर फुट गिव्स स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग स्पेशली ऑन कर्व्स। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि डायनामिक लोड रहते हैं भाई रेल के ऊपर जो आते हैं व्हील से। कई बार व्हील के है कर्व्स पे स्लिपिंग होती है, साइडवेज स्लिपिंग होगी, तो उन सब केसेस में इट इज़ अ वेरी गुड एक्चुअली ऑप्शन। अब कुछ कॉमन पॉइंट्स देख लेते हैं, आ जाओ। तो देखो लेंथ ऑफ रेल्स के बारे में देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले देखो क्या होता है कि आप कितने लंबी रेल लेके आओगे लगाने के लिए ट्रैक पे, इसकी भी एक रिस्ट्रिक्शन है। और ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए है बिकॉज कि आप ज़्यादा लंबा, जैसे अगर ये कर्व है सपोज़, अब इस कर्व में क्या है कि आप ज़्यादा लंबा लेके आओगे अगर रेल्स को ट्रांसपोर्ट करके, भाई कि मैं ट्रेन, एक्चुअली जनरली क्या होता है कि रेल्स जो होती हैं वो रेल्स में ही ट्रांसपोर्ट होती हैं। बसेज़ में भी देखे होंगे, सॉरी बसेज़ में नहीं, ट्रक्स में भी देखे होंगे आपने बहुत बार कि रेल रख के ले जा रहे हैं लोग। तो क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा लंबी लंबी रेल्स रखोगे बेसिकली, जैसे कि आपने मान लो 100 मीटर की रेल बना दी और 100 मीटर की रेल बना के दे दिया कि भाई आप ये लो इसको ट्रांसपोर्ट कर दो, या फिर 200 मीटर की बना दी, तो क्या होता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि ऑन द कर्व्स, या फिर जहाँ पे ट्रेलर, एक तो आपको इतना बड़ा स्ट्रेट ट्रेलर चाहिए, और स्ट्रेट ट्रेलर के बाद आपको इशू क्या आएगा कि कर्व्स पे ना वो स्ट्रेट ट्रेलर से बाहर निकल जाएंगी रेल्स जो है, या फिर कर्व्स पे वो ट्रेलर ही मूव नहीं कर पाएगा बेसिकली, ज़्यादा लंबा रहेगा तो इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम लोग रेल्स को ज़्यादा लंबा रखते नहीं थे। तो लॉन्गर इज़ प्रेफर्ड एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर, बट हम लोग एक्चुअली लॉन्गर लेंथ ऑफ रेल्स को प्रेफर करते हैं। ठीक है, एज़ कंपेरिजन टू स्मॉलर, वाई, बिकॉज देखो अगर जितनी ज़्यादा, सपोज़ एक ट्रैक है ये, आई गेट अ फ्रेश पेज ना, पहले तो एक फ्रेश पेज लेते हैं। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि सपोज़ जैसे कि कोई भी चेन देखोगे आप, या फिर कोई भी देखोगे, देखो जैसे ये सपोज़ एक रेल का ट्रैक है, ये पूरा का पूरा ऐसे यहाँ से यहाँ दो रेल्स ऐसे लगी हुई है। ठीक है, अब की बार अच्छी ड्राइंग करनी है। ये बीच में स्लीपर्स हैं, सपोज़ ऐसे ऐसे स्लीपर्स लगे हुए हैं बहुत सारे। तो देखो क्या होता है कि अगर ये जो पूरा रेल है बेसिकली देखा जाए, तो क्योंकि ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं ना, तो ये रेल्स जनरली स्ट्रांग होते हैं। तो वीकनेस कहाँ पे रहेगी, जहाँ पे जॉइंट्स रहेंगे इनके दूसरी रेल्स के साथ। तो क्या होता है कि जहाँ पे ये होते हैं वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपने अगर कॉमनली देखा होगा, तो सपोज़ ये इसी सेक्शन को मैं इनलार्ज कर रहा हूँ यहाँ पे,
तो ये ऐसा बन गया, यहाँ पे ये वेब हो गया, एंड वेब के बाद दिस इज़ योर फुट, फुट एकदम पतला सा बनाएंगे ऐसे, दिस इज़ योर फुट, अगेन दिस इज़ योर हेड, दिस इज़ योर दिस एंड दिस इज़ योर फुट। तो यहाँ पे हम लोग एक फिश प्लेट लगाते हैं ऐसे। इस फिश प्लेट को लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे बोल्ट्स लगाते हैं, 1 2 3 4। तो ये एक वीक पॉइंट बन गया बेसिकली, बिकॉज कंटिन्यूसली वो नहीं चीज़ है, ठीक है, ये हमारा बनाया हुआ है। कई बार क्या होता है कि ये लूज़ है या फिर ये लूज़ है या फिर फिश प्लेट लूज़ है। तो जनरली क्या होता है कि इस वजह से हम लोग प्रेफर करते हैं कि भाई जितनी लंबी रेल्स मिल सके उतना अच्छा है। बट लंबी रेल्स में वही दो नुकसान है अपना, एक तो सबसे पहला जो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, दूसरा थर्मल एक्सपेंशन भाई इतना कौन सहेगा अगर ये जितनी लंबी रहेगी, क्योंकि डेल्टा एल इज़ बेसिकली इक्वल्स टू एल इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी तो हमारे हाथ में है नहीं, जो भी टेम्परेचर में राइज़ हो रहा है ये तो सराउंडिंग है। कभी सूरज ज़्यादा तेज़ आ गया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, गर्मियाँ चल रही हैं, अल्फ़ा भी हमारे हाथ में है नहीं कि लेंथ ऑफ रेल जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा ये मतलब लमड़ेगा धूप में या फिर गर्मी में, उतना ये बड़ा हो जाएगा। तो इसको फिर एक्चुअली आपको उतना एक बड़ा एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ जाएगा। तो जनरली इसी इन्हीं दोनों वजह से हम लोग लेंथ ऑफ रेल को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब ट्रांसपोर्टेशन एंड मोर, ठीक है, अब आ जाओ रेल की लेंथ होती कितनी है। तो भैया जनरली बीजी ट्रैक के लिए जो रेल लेंथ हम लोग लेते हैं वो 12.8 मीटर या 13 मीटर की होती है, और फॉर एम जी ट्रैक इट इज़ 11.8 मीटर और 12 मीटर। डायरेक्ट याद रखना, खटक खटक आता है। अब रेशियो ऑफ वेट ऑफ रेल्स टू द वेट ऑफ एक्सल लोड, भाई एक्सल लोड क्या होता है? एक्सल लोड क्या होता है? एक्सल बेसिकली देखो, एक व्हील की असेंबली को एक्सल बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो जैसे अगर एक व्हील की असेंबली है, बेसिकली अगर ये एक व्हील है, ठीक है, और ये एक दूसरा व्हील है, इस पूरी व्हील की असेंबली को हम लोग बोलते हैं एक्सल, और ये हो गया एक्सल लोड जो कि एक्सल्स के साथ में, व्हील के साथ में आ रहा है। नाउ दिस एक्सल लोड जो रहेगा, वेट ऑफ द रेल्स टू द वेट ऑफ द एक्सल, यानी कि अगर वेट ऑफ रेल ऊपर है और वेट ऑफ एक्सल नीचे है तो इट शुड बी 1/510 का रेशियो रहना चाहिए, ठीक है। रेल्स इज रिप्लेस व्हेन द हेड वियर्स मोर देन 5%। देखो क्या होता है कि इसके ऊपर अगर चलने हैं व्हील्स को, तो व्हील्स कई बार क्या होता है कि अचानक से हल्की सी ब्रेक लगी, हल्का स्लो डाउन करना है या फिर तेज़ भगाना है, ठीक है, ट्रेन को, इन सब कारणों से काफ़ी कई बार कर्व्स भी लग रहे हैं। तो इन सब कारणों की वजह से इनका वियर होता है, यानी कि टॉप का पार्ट जो रहेगा रेल्स में वो आपका टूट मतलब हल्का हल्का सा घिस जाएगा, घिसते 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 छोटा होता जाएगा। तो उस केस में क्या है कि भाई जब आपका 5% और 10 पार्ट घिस गया टॉप का, 10 मतलब कि अगर ये हेड है, ये हेड अगर 10 इरोड हो गया, यहाँ से 10 चला गया, तो इन दैट केस यू हैव टू रिप्लेस द रेल, ठीक है। अब आ जाओ परमानेंट वे की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, ये वाला भी, सॉरी चैप्टर नहीं, ये वाला भी टॉपिक ख़त्म हो गया। दैट इज़ कि टाइप्स ऑफ द रेल्स कौन कौन से हैं, डबल हेड, बुल हेड और फ्लैट फुट या फिर विग्नोल रेल, ठीक है। अब आ जाओ हमारा जो तीसरा टॉपिक है आज का, वो है परमानेंट वे। देखो परमानेंट वे मैंने आपको बता दिया, किसी भी रेलवे ट्रैक को परमानेंट वे बोलते हैं, बस ख़त्म। ये बेसिक याद रखना। देखो रेलवे में जाओगे आप किसी भी पोस्ट पे, सपोज़ आप जेई बन के जा रहे हो या एसएससी बन के जा रहे हो, जब तक कि आप एएन बन के नहीं जा रहे हो तब तक क्या होता है कि रेलवे में 2 सेगमेंट होते हैं। रेलवे में एक सेगमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीडब्ल्यूआई, जिसको बोलते हैं हम लोग परमानेंट वे इंस्पेक्टर, और दूसरा होता है आईओडब्ल्यू, दैट इज़ इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स, इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स, एंड दिस इज़ परमानेंट वे इंस्पेक्टर, ठीक है। तो भाई एक बात याद रखना, रेलवे में अगर आप जेई या फिर एसएससी बन के जा रहे हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर, जब तक कि आप एएन बन के नहीं जा रहे हो तब तक इन दोनों में से ज़्यादा प्रेफरेंस इसको देनी है ना, परमानेंट वे को नहीं जाना है अपने को। परमानेंट वे वालों का बेसिकली काम क्या रहता है कि यही ट्रैक्स को लगाना, ठीक है, और ट्रैक्स को लगाना, उनकी मेंटेनेंस करना, यही सब करते रहना। कभी बलास्ट को निकालते हैं, कभी स्लीपर्स को निकालते हैं, तो इसमें नहीं जाना है अपने को। ये ज़िंदगी बहुत ख़राब है, ठीक है। जैसे भी आप सोचोगे ये इट इज़ लाइक इट इज़ वेरी टफ है, लिटरली बहुत टफ है। और इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स में क्या है, थोड़ा चिल है। आपको रेलवे के जितने भी स्टेशंस हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको मेंटेन करना है, बेसिकली आपको बिल्डिंग्स को ही मेंटेन करना है। तो आप चाहे जेई बन के जा रहे हो चाहे एसएससी बन के जा रहे हो, तो जनरल प्रेफरेंस इसको देनी है, इसको प्रेफरेंस थोड़ी कम देनी है। ऐसा ना हो कि आप गलती से कर लो, इसलिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ।
आप देखो एईएन बनते हो जब यूपीएससी से आते हो, सपोज जब आप आते हो तो आपके नीचे दोनों रहते हैं, तो उस केस में तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। अब देखो परमानेंट वे मैंने आपको बता दिया, परमानेंट वे इंस्पेक्टर होता है भाई, उसका काम होता है ट्रैक व्रैक देखना, तो ट्रैक इज़ बेसिकली अ परमानेंट वे। तो देखो अब ट्रैक जो है बेसिकली वो दो तरीके से बन सकता है। क्या है कि कहीं जगह पे सपोज एक पहाड़ है, अब पहाड़ को काट के बनाना है, उसको हम लोग बोलते हैं कटिंग। तो बेसिकली क्या होता है कि ये हो गया कटिंग में ट्रैक। और एक कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ऐसे रेलवे ट्रैक ऐसे उठा होता है एम्बैंकमेंट में, बाजू में खेत खलिहान बने होते हैं या फिर कुछ चीज़ें बनी होती हैं, तो दिस इज़ एम्बैंकमेंट, ये एम्बैंकमेंट में हो गया, एंड दिस इज़ ऑन कटिंग, ठीक है, ये कटिंग में हो गया। अब आ जाओ परमानेंट वे ऑन, अगर हम एम्बैंकमेंट में देखें तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है, इट इज़ अ सिंगल ट्रैक सिंगल वे, ठीक है, सिंगल ट्रैक है, और ये एक्चुअली डबल वे ट्रैक है, मतलब ट्रेन आ भी सकती है जा भी सकती है, अप एंड डाउन दोनों कर सकती है, मगर एक सिंगल ट्रैक है, मतलब अगर एक ही ट्रैक है आपका, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि एक ट्रैक रहेगा, तो आपको ये याद रखना है कि भाई एक तो देखो आपका ये हो गया गॉज डिस्टेंस, तो गॉज डिस्टेंस आपको दे दिया इन्होंने 1.7 मीटर्स, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है ये, एग्जैक्ट डिस्टेंस मैं आपको नीचे बता दूंगा। देखो इसके बाद यहाँ पे आ जाओ स्लीपर्स, ये हो गया स्लीपर्स, ये बलास्ट लगा हुआ है, बलास्ट के नीचे ये फॉर्मेशन बनाया है इन लोगों ने एक कॉम्पैक्ट करके, उसके नीचे आपकी नॉर्मल सॉइल है। तो देखो इनका ना ये जो डिस्टेंस है ना, ये याद रखना, ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में आता है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं जल्दी, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगे बताऊँगा अच्छे से। अब यहाँ पे ये देख लो, ये कटिंग में हो गया सेक्शन। यहाँ पे कटिंग में एक बात याद रखना कि हमको ड्रेन देना अनिवार्य है, बिकॉज देखो एम्बैंकमेंट में तो क्या है भाई कि ड्रेन ऑटोमेटिकली, ड्रेन आपका यही है, ट्रैक से दूर ही जाएगा पानी। बट इन द केस ऑफ अ कटिंग क्या होगा कि अगर आपने ड्रेन नहीं दिया यहाँ पे, तो इन दैट केस कि वाटर इसी में लॉक हो जाएगा, और ये कभी ऐसा भी हो सकता है कि सबमर्ज हो जाए कम्प्लीटली, ठीक है। और उस केस में आपकी ट्रेन नहीं चल सकती है, तो आपको ड्रेन देना ज़रूरी है इन द कटिंग। तो आप जहाँ पर भी कटिंग देखोगे वहाँ पे आप देखोगे रोड्स चाहे रेल्स, दोनों तरफ आपको ड्रेन्स मिलेंगे। अब आ जाओ देखो भाई, देखो सबसे पहले आ जाओ सेमी इलास्टिक विड्थ ऑफ द सबग्रेड फॉर एम्बैंकमेंट, वन वे 6.1 मीटर, टू वे 10.82 मीटर। अब देखो विड्थ ऑफ जो रहेगा सबग्रेड, अभी ये सबसे पहले तो यही है। देखो सबग्रेड क्या होता है, ये सबग्रेड या फिर फॉर्मेशन ये हो गया आपका। नाउ दिस बलास्ट जो है वो सबग्रेड पे रेस्ट कर रहा है। अगर वन वे ट्रैक है ऑन एम्बैंकमेंट, देन इन दैट केस 6.1 मीटर जो मिनिमम आपका बना हो गया आप सबग्रेड। अगर आपका टू वे ट्रैक है, टू वे ट्रैक मतलब कि जैसे देखो यहाँ पे कटिंग का ही है मेरे पास। बेसिकली क्या होता है टू वे ट्रैक में कि ये आपने बना दिया सबग्रिड, इस सबग्रिड का आपने जो भी विड्थ था हमारा 10.82 मीटर्स, तो आपने 10.82 मीटर का एक सबग्रिड बना दिया। इस सबग्रिड के ऊपर, सबग्रिड का टॉप जो है वही विड्थ होती है भाई, कैलकुलेशन में भी ये याद रखना। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि दो हमने ब्लास्ट के वो बना दिए, ठीक है, ऐसे क्राउन टाइप के। अब इनके ऊपर हम लोग स्लीपर्स लगा के रेल लगाएंगे। तो बेसिकली ये 10.82 मीटर जो डिस्टेंस है, 10.82 मीटर, इट इज़ द जो आपका सबग्रेड की चौड़ाई है। इन द केस ऑफ कटिंग दिस, ये चौड़ाई जो है ये आपकी 10.2 मीटर्स के आसपास है, और सिंगल वे में 5.49 है। तो कटिंग में कम रहता है और मतलब एम्बैंकमेंट में ज़्यादा रहता है, ऐसा भी याद रखना। बट ये चारों वैल्यूज़ याद रखना है, क्योंकि ये छोटे मोटे एग्ज़ाम्स जैसे DFCCIL के एग्ज़ाम्स होते हैं आपके, या फिर आप सपोज़ रेलवे RRB देने जा रहे हो, तो उन सब केसेस में ये डायरेक्ट क्वेश्चन हैं सीधा सीधा खट खट। अब देखो गॉजेस में आते हैं नेक्स्ट, गॉज की डिस्टेंस किसको बोलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया था कि जैसे अगर ये एक रेल्स है एक ट्रैक पे, सपोज़ ये एक ट्रैक है, ये एक रेल है और ये दूसरी रेल है, और इस ट्रैक का ये हो गया मेरा क्या बोलते हैं इसका, स्लीपर। तो दिस इज़ योर स्लीपर एंड दिस इज़ योर रेल्स, ठीक है। तो इन दोनों रेल्स का जो इनर फेस है, इनर फेस का जो डिस्टेंस है इट विल बी योर गॉज डिस्टेंस, ठीक है, नॉट सेंटर टू सेंटर, इनर फेस का जो डिस्टेंस है। तो ब्रॉड गेज के लिए इट इज़ 1.676, ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 1.7 मीटर लिखा है, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस। ये देखो यहाँ पे 1.7 मीटर लिखा है, एग्जैक्ट डिस्टेंस इज़ 1.676 मीटर गॉज में, बिकॉज मीटर नाम में ही है 1 मीटर का रहेगा। नैरो गॉज में 0.762 और स्टैंडर्ड गॉज में 1.435 मीटर रहता है। स्टैंडर्ड गॉज बेसिकली ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, और ये मेट्रोज़ में भी यूज़ किया जाता है। तो देखो हाँ, आ जाओ यहाँ पे भाई, ट्रेन स्पीड इज़ जनरली प्रोपोर्शनल टू द गॉज वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्सल लोड। भाई ये देखो एक चीज़ याद रखो, मैं आपको बता देता हूँ
इसको याद ही रख लो, आई कैन एक्सप्लेन इट थ्रू रोटेशनल मैकेनिक्स ऑल्सो, बट आप एक चीज़ याद रखो, बस इतना मैं कहूँगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। दैट वेलोसिटी जो रहेगी एक ट्रेन की, ठीक है, एक पहिए की वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू जो आप आर दे रहे हो डिस्टेंस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप रेडियस रखोगे, सेम पावर, अगर पावर सेम है, क्योंकि देखो इंजन दोनों में सेम रहेगा। अगर मान लो कि मैं आपको बताता हूँ, देखो आ जाओ आगे। हिली एरियाज़ में देखो अभी क्या होता है कि आप मान लो, देखो आप जनरली जो रेलवे ट्रैक होता है वो दो जगह हो सकता है, या तो फिर भाई वो यार एक जगह चाहिए साफ़ सफाई सी, पहले इसको साफ़ कर लेते हैं। तो देखो बेसिकली रेलवे ट्रैक जो है दो जगह हो सकता है, या तो एक हिली ट्रैक है, सपोज़ ये काफ़ी स्लोप है, तो सपोज़ इट इज़ अ हिली ट्रैक। अब इसके ऊपर आप पहिए लेके जा रहे हो, ठीक है, और आपका एक इंजन है, ठीक है, ये इट इज़ योर इंजन। और दूसरा है जो कि नॉन हिली ट्रैक्स हैं, तो वहाँ पे क्या है, स्लोप तो रहेगा, बहुत कम स्लोप रहेगा, काफ़ी मिनिमलिस्टिक सा स्लोप रहेगा बेसिकली। अगेन यू हैव अ इंजन एंड यू हैव दिस। अब सपोज़ आपका इंजन अगर पी पावर डिलीवर करता है, एक पी पावर मतलब कि सपोज़ 1000 तो काफ़ी कम है, बट मान लो कि 1000 वाट सपोज़ डिलीवर कर रहा है मेरा इंजन एक पावर, 1000 वाट। तो बेसिकली बस इतना याद रखो कि भाई अगर 1000 वाट ये पावर डिलीवर कर रहा है, तो इन दैट केस अगर मेरा व्हील थोड़ा सा छोटा है, यानी कि व्हील का रेडियस अगर छोटा है, ठीक है, व्हील का रेडियस अगर मेरा थोड़ा छोटा है और यहाँ पे व्हील का रेडियस थोड़ा बड़ा है, और गॉज डिस्टेंस भी बड़ा है, यहाँ पे क्या है, गॉज डिस्टेंस भी कम रहता है। जनरली जितना व्हील रहता है उतना ही गॉज रखते हैं, मतलब उसी प्रोपोर्शन में रखते हैं। तो अगर मेरा रेडियस छोटा है व्हील का और गॉज डिस्टेंस भी छोटा है, तो उस केस में क्या होता है कि मैं हायर टॉर्क्स या फिर हायर फोर्सेस डिलीवर कर सकता हूँ, यानी कि और मेरे स्पीड बेसिकली थोड़ी कम हो सकती है, बट यहाँ पे क्या है कि इंजन एक आपको हाई एक्सेलर मतलब एक स्लोप को बेसिकली आपको बीट करना है, बस टॉर्क का फोर्स है, तो हाई टॉर्क या हाई फोर्स आप यहाँ से ले सकते हो डिलीवर। इन द केस फेयर रेडियस इज़ मोर, यहाँ पे क्या होता है कि आपको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं है, बट आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको भाई जल्दी जल्दी इलाहाबाद से दिल्ली पहुँचना है सपोज़। तो ऐसे केस में क्या है, इलाहाबाद से दिल्ली आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्लोप वाला ट्रैक तो होगा नहीं, तो हम लोग रेडियस को बढ़ा सकते हैं सेम पावर में। इस केस में रेडियस वेलोसिटी ज़्यादा देता है, तो हाई रेडियस ज़्यादा वेलोसिटी, मोर गॉज, मोर एक्चुअली जो आपका एक्सेल लोड है वो भी ज़्यादा आप ले सकते हो, कैरी कर सकते हो। इन द केस ऑफ हिली रीजन हम लोग गॉज कम रखते हैं, रेडियस भी कम रखते हैं, क्योंकि सेम पावर में अपने को टॉर्क ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद ये हो गया। अब यहाँ पे देख लो, अभी यहाँ पे देखो गॉज जैसे ना दो टर्म्स और हैं, एक हम लोग बोलते हैं लोडिंग गॉज और एक होता है कंस्ट्रक्शन गॉज। मैं ये बता दे रहा हूँ, इनका रेलेवेंस कुछ है नहीं, बट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली देखो कई बार क्या है, क्वेश्चन पूछ लेंगे वो लोग कि भाई लोडिंग गॉज क्या होता है, और आपने एक ही टाइप का गॉज मतलब जनरली सुना है सबने। तो देखो क्या होता है कि लोडिंग गॉज किसको बोलते हैं, डिफाइंस मैक्सिमम हाइट एंड विड्थ फॉर रेलवे व्हीकल्स एंड देयर लोड्स टू इंश्योर सेफ पैसेज थ्रू ब्रिज एंड अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। भाई क्या होता है कि सपोज़ आपने एक मालगाड़ी बुक की, सपोज़ जनरली ऐसा ही होता है, आपने एक मालगाड़ी बुक की, आप उस टाइम मान लो भिलाई स्टील प्लांट के आप बहुत बड़े एक मैनेजर हो, आपने रेलवे को ये बोला कि भाई मेरा जो है मैंने जो बनाए हैं कुछ स्टील के मेंबर्स, मैं इन मेंबर्स को लेके जाना चाहता हूँ यहाँ से भिलाई से दिल्ली लेके जाना है सपोज़। तो आपने कहा रेलवे वालों को कि भाई कर दो हमारे स्टेशन जो है प्लांट के अंदर, उसके अंदर ले आओ। अब आपने क्या किया कि भाई अपने रेलवे ट्रैक ऐसे ऐसे बिछा दिए आपने 13-13 मीटर के। तो अभी क्या होगा जनरली कि आपको ये बोला जाएगा कि भाई आप अपना जो भी माल पुट कर रहे हो वो लोडिंग गॉज में करो। लोडिंग गॉज मतलब कि जो भी माल है वो ऐसा हो कि भाई जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वहाँ पे, या फिर रेलवे ट्रैक पे जो भी स्ट्रक्चर्स बने रहेंगे, सपोज़ एक ब्रिज, कई बार आपने देखा होगा ट्रस ब्रिज रहता है, तो सपोज़ ये ट्रस ब्रिज है, एक उसका सेक्शन है, तो जाके इसमें लड़ ना जाए, ये कितना रहना चाहिए। तो जो एक आपको लोडिंग के लिए मिलेगा, मतलब एक कि आप इतना ही लोडिंग कर सकते हो, मतलब सपोज़ ये आपका एक पहिया हो गया, तो आप इतना ही लोडिंग कर सकते हो, इतनी हाइट तक ही लोडिंग कर सकते हो, इतनी चौड़ाई तक ही लोडिंग कर सकते हो, उसके एक्सेसिव आप लोडिंग नहीं कर सकते हो एक मालगाड़ी में।
तो उसको हम लोग बोलते हैं लोडिंग गॉज। ठीक है, कि मालगाड़ी से आप मालगाड़ी में कितना चौड़ाई और कितना लंबाई का सामान डाल सकते हो। कंस्ट्रक्शन गॉज क्या होता है कि लोडिंग गॉज जो है, लोडिंग गॉज के बाद एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए आपने थोड़ी सी और जगह छोड़ दी और आपने कहा कि भाई अब मुझको यहाँ पे सपोज़ एक नया खंबा लगाना है, तो आप वो नया खंबा आपके कंस्ट्रक्शन गॉज के बाद ही लगाओगे। ये नहीं कि आप लोडिंग गॉज के जस्ट लगा हुआ आपने एक खंबा लगा दिया, अभी वो क्या है, लोडिंग गॉज से हल्का सा भी बाहर अगर कुछ निकल गया तो वो जाके उसमें भिड़ जाएगा। तो एक डिस्टेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। वो डिस्टेंस बेसिकली एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐसे एक्ट करता है। और जो आपने लगाया, फिर सपोज या फिर कुछ अभी आप नया बनाने जा रहे हो, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन गॉज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बेसिकली देखो एक बात है भाई, रेलवे इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हो तो आप ऐसा मान के चलो कि आप बहुत बड़े रेलवे इंजीनियर हो। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आप बनाओगे। अब ये तो पता नहीं कि आप डिपार्टमेंट जाके क्या बनाओगे क्या नहीं बनाओगे, बट ये ध्यान रखो। अब आ जाओ कोनिंग ऑफ व्हील्स एंड एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। बेसिकली ये क्या कंसेप्ट है, अब देखो कंसेप्ट ये जो है ये अल्टीमेट लेवल का है, एंड आई विल टेल यू वाई। देखो जिसने भी ये बनाया वो बहुत ही होशियार आदमी था और बहुत ही कमाल का आदमी था, आई विल से। देखो क्या है बेसिकली कि एक व्हील जो है वो ऐसा रहेगा, उनका कंसेप्ट ये था। देखो भाई ये व्हील है, ये व्हील का एक यहाँ पे फ्लैंज रहेगा ऐसे निकला हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैंज व्हील की में। ठीक है, ये हमारा पहिया है व्हील, यहाँ पे एक्सल रहेगा एक ऐसे, ये एक्सल जा रहा होगा और दूसरे व्हील में जाके मिल जाएगा, वो अपना काम नहीं है, अपना एक ही व्हील है ना। जो व्हील है वो मतलब कम्प्लीटली एक सिलेंड्रिकल डिस्क नहीं है, मतलब एक ऐसे डिस्क नहीं बनाई गई है। इसको बेसिकली अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ मतलब कि जिस तरफ दूसरा व्हील है उस तरफ एक ऐसा इंक्लिनेशन दिया गया है। ऐसा ये इंक्लिनेशन इसलिए दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ। और सेम इंक्लिनेशन ना हमने इसके साथ में जो रेल लगाई थी स्लीपर के ऊपर, वो भी लगाई थी। देखो दो तीन चीज़ें और ध्यान रखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो देखो स्लीपर को ध्यान रखो, स्लीपर जो है वो ऐसा होता है एक्चुअली में। स्लीपर कभी भी ना स्ट्रेट नहीं होता है, वो थोड़ा सा ऐसा रहता है, ऐसा। ठीक है, मतलब वो भी अंदर की तरफ थोड़ा सा स्लोप ही होगा। इस स्लोप को हम लोग देते हैं 1/20। ये हमने स्लीपर लगा दिया। ठीक है, अब स्लीपर के ऊपर क्योंकि रेल तो स्ट्रेट है, तो रेल तो ऐसे ही लगेगी, ये रेल लग गई। ठीक है, ये हमारी लग गई रेल स्लीपर के ऊपर। अब इस रेल के ऊपर ये आ गया हमारा व्हील। ठीक है, तो व्हील भी ऐसा हो गया, ये हो गया व्हील। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। अब ये इसलिए ऐसा किया गया ताकि छोटी छोटी चीज़ों में भी ना ट्रेन डिरेल ना हो जाए। बेसिकली देखो जब आपने बचपन में टॉय ट्रेन या फिर कुछ चलाया होगा, तो आपको सबसे बड़ा फियर, या फिर आप कभी रेलवे इंजीनियरिंग सोचते होगे तो आपको ये लगता होगा कि यार सिलेंड्रिकल व्हील जो है वो एक सिलेंडर, सपोज अगर ये सिलेंडर होता, अगर आप ये सिलेंडर बना देते और सिलेंडर नीचे आप डायरेक्टली रेल रख देते, तो क्या है हल्की सी भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में ये जो है व्हील, ये तो उतर जाएगा भाई इसके ऊपर से, रेल के ऊपर से। इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इंजीनियर्स ने बेसिकली इसको ऐसा बनाया, इंजीनियर्स ने बनाया ना। यहाँ पे देखो एक बात याद रखना भाई, देखो मैंने भी एक कहावत पढ़ी थी एंड मैं आपको बताता हूँ कि साइंटिस्ट्स और इंजीनियर में देखोगे तो ज़्यादा सुप्रीमेसी इंजीनियर्स की है। वाई? बिकॉज साइंटिस्ट तो वही एक्सप्लेन करता है जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एक कहावत भी है, द साइंटिस्ट एक्सप्लेन व्हाट दैट एग्जिस्ट एंड इंजीनियर क्रिएट विच हैज़ नॉट, मतलब कि कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं था बट उसने वो बनाया। तो देखो ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं होंगी नेचर में, बट एक इंस्पिरेशन लेके बनाया बंदे ने। अब बंदे ने बनाया कैसे कि भाई कभी भी हॉरिजॉन्टल हल्का फुल्का भी मूवमेंट होगा तो बिकॉज ऑफ लाइक ये कोनिंग ऑफ व्हील्स वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होगा। देखो पहले तो आप ये पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई कोनिंग ऑफ व्हील्स का आप बेसिकली आप समझ ही गए। कोनिंग ऑफ व्हील्स ये था कि कोनिंग हो गई इसकी, इसका स्लोप भी 1/20 हो गया, इसका स्लोप भी 1/20 हो गया, इसका स्लोप भी 1/20, ताकि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए पूरा का पूरा असेंबली। तो 1/20 का स्लोप दे दिया। अब देखो आ जाओ विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द व्हील्स, तो व्हील्स के हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने क्या किया कि भाई 1/20 का स्लोप दे दिया एंड दिस इज़ नोन एज कोनिंग ऑफ द व्हील्स टू प्रोवाइड अ पॉसिबिलिटी ऑफ लैटरल मूवमेंट ऑफ एक्सल विद इट्स व्हील। ये बेसिकली किया क्यों जाता है, ताकि एक पॉसिबिलिटी ऑफ लैटरल मूवमेंट हो सके। ठीक है, प्रिवेंट्स व्हील फ्रॉम स्लिपिंग, ओके, reduce wear and tear of wheel flanges and rails due to rubbing action of flanges with inside faces of rail head।
तो जो रेल हेड है, रेल हेड का इनसाइड फेसेस है, इससे व्हील के फ्लैंजेस ज़्यादा लगे ना बार बार, तो इसलिए हम लोग बनाते हैं। अभी देखो बेनिफिट क्या है। अब देखो सबसे पहले आ जाओ स्ट्रेट ट्रैक की, अगर हम लोग बात करते हैं। इफ़ द ट्रेन मूव्स साइड वे इन एनी डायरेक्शन, द डायमीटर ऑफ व्हील ऑन दैट डायरेक्शन इंक्रीजेज एंड ऑन द अदर रेल डिक्रीजेज, so distance traveled by two wheel becomes unequal and thus it directs the train back in the central position। देखो ये क्या कह रहा है बेसिकली कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। देखो क्या होता है कि देखो ये एक व्हील है, ठीक है ना, और ये एक दूसरा व्हील है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अगर ये सपोज़ साइडवेज मूव कर गया, यानी कि बाहर चला गया थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे नीचे लगे हुए हैं ये रेल्स हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर चला गया, बाहर चला गया मतलब ये थोड़ा सा अभी अपने यूनिट से कैसे हो गया, ये देखो पहले सेंटर सेंटर में था दोनों के, यहाँ पे और यहाँ पे रेल थी। अब रेल थोड़ी यहाँ पे आ गई, ये रेल यहाँ आ गई, और इस वाले व्हील में देखा जाएगा तो रेल चली गई यहाँ पे। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट इज़ सपोज अ डायमीटर विच इज़ d2 एंड दिस इज़ अ डायमीटर विच इज़ d1। तो क्या हुआ, जब अगर ये ऐसे मूव हो गया, एक्सेल थोड़ा बाहर चला गया, सपोज साइडवेज चला गया, ऐसा हो सकता है बहुत सारे केसेस में, तो d1 इज़ ग्रेटर दैन d2। तो क्या हो रहा है इसकी वजह से, अब भाई दोनों सेम एक्सेल से जुड़े हैं, रोटेशन तो दोनों का सेम ही है। तो अगर आप मतलब ऐसा कर दोगे तो बेसिकली इन दोनों को तो बराबर ही होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है, दोनों का सब कुछ सेम है। तो ये बराबर करने के लिए ना, ये वापस क्या होता है कि ये जो एक्सेल है ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है सेंटर में, यानी कि वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा वापस, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली कोनिंग की जाती है व्हील्स की। अब सपोज़ ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो उस केस में d1 वुड बी लेस देन d2। तो अगर आप मतलब ओमेगा या फिर कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो क्या होगा कि वापस इसको बराबर करने के लिए, यानी कि d1 इक्वल्स टू d2 करने के लिए इसको वापस अंदर आना पड़ेगा। तो वापस क्या होता है कि वापस पूरा का पूरा एक्सल अंदर आ जाता है, यानी कि रेल्स जो है वो सेंटर में आ जाएंगी फिर से, ताकि d1 इक्वल्स टू d2 हो जाए। तो d1 मतलब डायमीटर जो था ना यहाँ पे, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना ना नीचे, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसी वजह से हम लोग कोनिंग करते हैं व्हील्स की, ठीक है। अब कोनिंग को सपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। तो ये 1/20 जो स्लीपर्स में स्लोप दिया, ये होता है एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। आप कभी भी ना रेलवे ट्रैक पे ना जो कंक्रीट स्लीपर्स रखे हैं ना, उन्हें कभी ध्यान से देखना, आपको ये एडजिंग मिलेगा वहाँ पे देखने को, ठीक है। ध्यान से देखना, मतलब साइड में आके देखना, ट्रेन ट्रैक के बीच में खड़े होकर मत देखना, ठीक है। अब देखो कर्व्ड ट्रैक में इनका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था। अब देखो कर्व ट्रैक में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग देन स्ट्रेट ट्रैक। तो स्ट्रेट ट्रैक में तो आपने देख लिया भाई कि वो क्या करता है कि d1 इक्वल्स टू d2 करने के चक्कर में वापस व्हील को अपनी जगह पे आना पड़ता है। ये आप खुद भी करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा बेटर। अब देखो कर्व ट्रैक्स में मैं बताता हूँ आपको कि कर्व ट्रैक्स में ये जो कोनिंग ऑफ व्हील्स है ये किस तरीके से बेनिफिशियल है, ठीक है। तो देखो कर्व ट्रैक्स में क्या होता है कि ये है कर्व ट्रैक, ठीक है। तो इसका एक रेडियस है r1 और इस ट्रैक का रेडियस है r2, ठीक है, और ये सेंटर है। तो अगर भाई ट्रेन को ये सेंटर वाला पाथ मतलब ट्रैवल करना है, इन दैट केस क्या होगा कि ये यहाँ से सपोज़ यहाँ ट्रैवल करना है, तो इन दैट केस क्या होगा कि जो ये वाले व्हील ने डिस्टेंस ट्रैवल किया और जो ये वाले व्हील ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, जो कि सॉरी डिफरेंट है, जो कि स्ट्रेट ट्रैक में सेम थे। तो इसकी लेंथ मान लो L1 और इसकी लेंथ मान लो L2। तो L1 इज़ लेस देन L2, वाई, बिकॉज R1 इंटू थीटा इज़ लेस देन R2 इंटू थीटा। तो इस वजह से क्या है कि L1 की लेंथ कम है, L1 की लेंथ कम है। अब आ जाओ अंदर व्हील्स में। तो इसमें क्या होता है कि इस केस में देखो क्या है कि इसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। आउटर व्हील को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है और इनर व्हील को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो बेसिकली ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे कि भाई अंदर वाला व्हील जो है, जैसे ये व्हील है एक इनसाइड व्हील, सपोज़ यहाँ वाला व्हील ये है एंड दिस इज़ योर आउटसाइड व्हील। तो इस केस में ये लोग क्या करेंगे, ये लोग ऐसे असेंबल हो जाएंगे ऑन द ट्रैक कि ये कम डायमीटर वाला सेक्शन लगा देगा ट्रैक पे, सॉरी रेल्स के ऊपर, और यही रेल्स के ऊपर जो द डायमीटर का सेक्शन लगा देगा। d2 है, सपोज़ ये d1।
तो इन दिस केस D1 विल, ये वाला अपने आप ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर सकता है व्हील। तो ये व्हील क्यों एडजस्ट करेगा, बिकॉज उसको ये पुराना है कि भाई L1 जो है, यानी कि ये व्हील जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा L1, दैट शुड बी लोअर देन दिस केस, ठीक है। हम लोग स्टेट में ये वापस अपनी जगह पे क्यों आ रहा था, D1 इक्वल्स टू D2, इसको करना क्यों ज़रूरी था, बिकॉज L1 और L2 दोनों सेम थे, यानी कि दोनों व्हील्स एक साथ ही बढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अंदर वाला व्हील कम चलेगा, बाहर वाला व्हील ज़्यादा चलेगा। तो देखो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है कोनिंग ऑफ व्हील्स का, वो कर्व्स पे ही होता है आपको, ठीक है। अगर ये आप नहीं देते हो मतलब, तो फिर आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है एक्चुअली, एक मतलब व्हील को और पूरे ट्रेन को संभालना, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, टिल्टिंग ऑफ स्लीपर्स सो दैट द हेड ऑफ रेल मैचेस विद कोनिंग ऑफ व्हील्स, ठीक है। तो ये हम लोग क्यों करते हैं एडजिंग ऑफ स्लीपर्स, में आपको बताया था, वैसे दोबारा बता देता हूँ। देखो ये व्हील का कोनिंग है, बॉटम का सेक्शन, ये फ्लैंज है व्हील का। तो देखो अभी क्या है, अपने अगर हमने हेड को बिठाना है तो ऐसे बिठाएंगे हेड को। क्यों ऐसे बिठाएंगे, अगर हमने हेड को डायरेक्टली ऐसे बिठा दिया सपोज़, ठीक है, ऐसे बिठा दिया और व्हील ऐसे कोनिंग कर रहा है और ये फ्लैंज है, तो इन दैट केस ना ये जो इस पॉइंट पे वियर एंड टीयर होगा वो हैवी होगा, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट ही है। यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा हेड जो है वो पूरा का पूरा लोड ले रहा है और ये पूरा हेड डिग्रेड होगा धीरे धीरे। ये यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट डिग्रेड होगा तो हैवी डिग्रेड हो जाएगा। इसलिए हमको जो स्लीपर्स को है वो थोड़ा सा इंक्लाइन रखना पड़ता है, ताकि रेल जो है उसका जो कॉन्टैक्ट है वो एकदम पैरेलल हो व्हील के साथ में, ठीक है। ये हो गया एडजिंग ऑफ द स्लीपर्स, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ द रेल डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हमने देखो अभी तक क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया यहाँ पे अभी तक कि परमानेंट वे को डिस्कस कर लिया और इंट्रोडक्शन देख लिया। तो अभी तक ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की है। नाउ अब हमारी बची हैं डिफेक्ट्स ऑफ द रेल, फेलियर ऑफ द रेल्स, टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स, प्रॉब्लम्स एंड MCQs। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट जो भी अभी नेक्स्ट सेशन रहेगा अपना, उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अभी इतना ही करते हैं, जो भी नेक्स्ट सेशन आएगा आई विल एक्चुअली पुट अप द वीडियो, ठीक है। चलो, थैंक यू।